वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अजय वर्मा लेकर आया हूं आपके लिए हमारा पुराना टॉपिक, जिसके लिए हम चर्चा कर रहे थे धातु एवं अधातु। इस टॉपिक के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो वो हमने जाना था कि धातु और अधातु की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो इनके भौतिक गुण होते हैं, उनके बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। आज हम इनके बारे में जानेंगे जो इनके रासायनिक गुण होते हैं, उनके बारे में आज हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं यहीं से हमारे वीडियो को। तो आ जाइए और देखते हैं हम शुरुआत से इस टॉपिक को। हमने टॉपिक क्या रखा है आज का? हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने देखा था धातुओं के भौतिक गुण। ये धातुएं कैसी होती है? धातुएं चमकदार होती है, धातुएं कठोर होती है, और ये जितने भी थे ये सब उस धातुओं के भौतिक गुण थे। आज हम इनके रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि धातुओं के रासायनिक गुणों में इनको अलग अलग अभिक्रिया करवाई जाती है कि एक तो इनको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाए। ठीक है, तब ये क्या बनाते हैं? धातुओं को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाए, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। एक होता है धातुओं की जब जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाए, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाए। और एक होता है तीसरा क्या था हमारा? धातुओं की जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाए, धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया, तब क्या बनते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक होता है धातुओं की जब क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई जाए, धातुओं की जब क्षार, जो बेस होते हैं, क्षार से अभिक्रिया करवाई जाए। ठीक है, इन चारों के बारे में आज हम धातुओं के बारे में, इसके रासायनिक गुणधर्म जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि धातुओं की जब ऑक्सीजन से क्रिया करवाई जाए तो क्या बनता है, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो कौन सा प्राप्त होता है, धातुओं की जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, और धातुओं की जब क्षार से अभिक्रिया करवाई जाए तो क्या बनता है। ठीक है, हम जो पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करेंगे धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है। पहला रहेगा हमारा धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। क्या देखते हैं हम आज करवाने वाले हैं धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ठीक है, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाने के लिए हमें क्या चाहिए? धातुओं की जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई जाती है, धातुओं की जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है, हमें धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है, ऑक्साइड प्राप्त होता है। जो धातु होता है जब उसकी ऑक्सीजन से क्रिया करवाई जाती है तो हमें धातु के ही ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, और ये जो ऑक्साइड होते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है? कौन सी प्रकृति के होते हैं ये हमें मिलते हैं क्षारीय प्रकृति के, यानी बेस,
क्षारीय प्रकृति के हमें ऑक्साइड मिलते हैं। जब हम धातु की क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो हमें क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला हम क्या देखेंगे कि जैसा हमने कहा कि ये हमारे पास धातु है। जब धातु की हमने क्रिया किससे करवाई? ऑक्सीजन से क्रिया करवाई। धातु की जब हमने ऑक्सीजन से क्रिया करवाई तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें मिला धात्विक ऑक्साइड। क्या मिला हमें? धात्विक ऑक्साइड। और इनकी प्रकृति मैंने आपको कैसी बताई? इनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपको क्या इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, तो आप देखिए, ध्यान रखिएगा। जो पहली बात है वो क्या है? कुछ धातुएं क्या होती है? कुछ धातुएं ऐसी होती है जो बहुत अभिक्रियाशील होती है। कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती है। कैसी होती है? अधिक अभिक्रियाशील होती है। कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील। और सर ये धातुएं कौन सी होती है? जैसे हो गया सोडियम, सोडियम आपको पता है, और सर और हो गया पोटेशियम। जब इनको खुले में रखा जाता है तो ये क्या होता है? आग पकड़ लेता है, ये जलने लगते हैं। ठीक है, तो अब हम एक केमिकल रिएक्शन से देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास सोडियम, है ना, और हम इसकी क्रिया किससे करवाते हैं? ऑक्सीजन से। ठीक है, जब हमने सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन से करवाई तो हमें क्या मिला? NaO। ठीक है, और सोडियम के हमने 4 अणु लिए और ऑक्सीजन के हमने लिए, ऑक्सीजन का 1 अणु लिया, तो हमें क्या मिला? 2NaO। ठीक है, ये जो नंबर लिखे जाते हैं ये इस वजह से लिखे जाते हैं कि अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिला? जब हमने सोडियम की अभिक्रिया, ये सोडियम हमारे पास, इसकी अभिक्रिया किससे करवाई? ऑक्सीजन से। ये हमारे पास ऑक्सीजन है। जब हमने सोडियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई तो हमारे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना? ये हमारे पास बना सोडियम ऑक्साइड। सोडियम, सॉरी यहाँ 2 रहे, यहाँ बना हमारे पास सोडियम ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन के 2 अणु थे, तो ये 2 अणु हमारे पास ऑक्सीजन के हुए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास Na जो सोडियम था, इसके 4 अणु लिए थे हमने सोडियम, तो ये 2 और ये 2, ये हमारे पास ऑक्सीजन के, ये सोडियम के क्या हुए? ये हमारे पास सोडियम के 4 अणु हो गए। तो ऐसे करके अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपने क्या समझा? जो सोडियम था उसकी ऑक्सीजन से क्रिया करवाई तो हमें क्या मिला? क्या प्राप्त हुआ हमें? सोडियम ऑक्साइड। और हमने अभी पीछे देखा था कि धातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो वो क्या करती है? धातु के ऑक्साइड बना लेती है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखी। ठीक है, और आपको एक और बात कौन सी ध्यान में रखनी है? जो दूसरी बात है मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात हमारे पास क्या है? कुछ धातुएं ऐसी भी होती है जो ऑक्सीजन के साथ बहुत धीमी धीमी प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, तो वो आपको क्या ध्यान रखना है? कुछ धातुएं ऑक्सीजन के साथ धीमी क्रिया करती है। धीमी प्रतिक्रिया लिख लीजिए या क्रिया लिख लीजिए, धीमी प्रतिक्रिया करती है। और क्या होता है? और जब ये वायु में जब लंबे समय तक रहती है तो ये कैसी हो जाती है? ये मंद या धुंधली हो जाती है। कैसी हो जाती है? मंद या धुंधली हो जाती है। यह भी आपको याद रखना है। कुछ धातुएं कैसी होती है? जो ऑक्सीजन के साथ धीमी प्रतिक्रिया करती है। धीमी प्रतिक्रिया मतलब जैसे सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ये क्या है? धातु के साथ त्वरित क्रिया करते हैं, तुरंत क्रिया करते हैं ये ऑक्सीजन के साथ। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती है जो ऑक्सीजन के साथ धीमे धीमे प्रतिक्रिया करती है और उनको जब लंबे समय तक रखा जाता है तो वो मंद हो जाती है या धुंधली हो जाती है। ठीक है, और वो कौन सी धातुएं होती है? ऐसी धातुएं होती है, जैसे आप लोहा ले लीजिए, ठीक है, और जैसे आप
एल्यूमिनियम ले लीजिए, समय के साथ ये इन पर ऑक्साइड छाने लगता है, ठीक है। और आप मैग्नीशियम ले लीजिए, ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जिन पर समय के साथ ये धुंधली होती जाती है, ठीक है। ये भी आपको एकदम ध्यान में रखना है। आगे हम देखते हैं, सॉरी, अब मैं आपको एक रिएक्शन के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास लोहा है और हमने इसकी क्रिया किसके साथ करवाई, हमने इसकी क्रिया करवाई ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है Fe2O3, ये हमारे पास बनता है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लोहा ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसे, जब धातु की क्रिया ऑक्सीजन से करवा रहे हैं तो वहां हमें क्या मिलेगा, वो हमें प्राप्त होगा ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन के 3 अणु है, तो हमें इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 3 अणु लेने पड़ेंगे, और Fe के 2 अणु है, तो यहाँ हमें Fe के 2 अणु लेने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब और हमने कौन सी धातु देखी थी, मैग्नीशियम देख लीजिए, मैग्नीशियम हो गया। और जब इसकी क्रिया हमने ऑक्सीजन से करवाई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ MgO। ये क्या होता है सर, ये होता है मैग्नीशियम 2MgO। ये क्या होता है, ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो हमें मैग्नीशियम के 2 अणु लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब हमने मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया करवाई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो हमें इतनी देर से ये बात तो समझ आ गई कि जब किसी धातु की ऑक्सीजन से क्रिया करवाई जाती है तो हमें क्या होता है, हमें उसी धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। और उनकी प्रकृति कैसी होती है, वो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने आपको कितनी बातें बता दी, मैंने आपको 2 बातें बता दी, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि जैसे Fe है और ये इसके हमारे पास क्या मिले, इसके हमारे पास बने ऑक्साइड, और वैसे ही जहाँ ये मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम के भी हमें मिले ऑक्साइड। ये यहाँ पे संतुलित नहीं हो पाए, ठीक है। क्या होगा 4 और यहाँ होगा 2, ठीक है। जैसे यहाँ 4 Fe के अणु हुए, 2 यहाँ 4 Fe के अणु हुए, और 3 और 2 6, 3 और 2 6, ठीक है। ये हमारी संतुलित अभिक्रिया हो गई। यहाँ मैग्नीशियम के 2 अणु है, यहाँ भी मैग्नीशियम के 2 अणु है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 अणु, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 अणु है, ठीक है। यह हमारी हुई पूरी संतुलित। आगे बढ़ते हैं हमारी बात को लेकर, ठीक है। अब मैंने आपको तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि तीसरी बात क्या होती है। कुछ धातुएं ऐसी होती है, मैं लिख कर ही बताता हूं आपको, कुछ धातुएं ऐसी होती है जब तक उनको गर्म नहीं किया जाता, जब तक उनको गर्म नहीं किया जाता, क्या तब तक क्या है, तब तक वह ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती है, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती है। जब इनको गर्म किया जाता है तभी यह ऑक्सीजन से क्रिया करती है, ठीक है। और कौन सी ऐसी धातु होती है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा तांबा, ठीक है। तो तांबा ऐसी धातु है जब इसको गर्म किया जाता है, ठीक है, तब यह ऑक्सीजन से क्रिया करती है। और आपको यहाँ एक और बात याद रखनी है, वो बात क्या है कि कुछ धातुएं ऐसी है जो ऑक्सीजन से क्रिया करती ही नहीं है, जैसे सोना हो गया और चांदी हो गया। ये ऐसी धातुएं हैं जो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती है, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती। ये धातुएं ऐसी हैं जो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती है, ठीक है। आपको ये बात हो गई। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ठीक है। फोर्थ हमारी जो बात है वो क्या है कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनको लंबे समय तक खुले में नमी
जहाँ होती है नमी युक्त वायु में रखा जाता है, नमी युक्त वायु में रखने पर क्या होता है, रखने पर उन पर जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है, उन पर जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, कुछ धातुएं ऐसी होती है जब उनको नमी युक्त वायु में रखा जाता है तो वो जाता है। ठीक है, तो उन पर जंग लगना क्या होता है, जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और वो क्या करती है, वह उसी धातु के, जो वो धातु है जब उन पर जंग लगता है तो वह उसी धातु के क्या करती है, उसी धातु के ऑक्साइड बना लेती है, उसी धातु के ऑक्साइड बना लेती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जब कोई धातु, कुछ धातुएं ऐसी है जब उनको खुली वायु में, नमी युक्त वायु में रखा जाता है तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके उसी धातु के ऑक्साइड बना लेती है या जंग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, कौन सी ऐसी धातुएं हैं उनके बारे में देख लीजिए। जंग कहाँ लगता है, लोहा हो गया, लोहे पर जंग लग जाता है जब इसको नमी में और वायु में छोड़ा जाता है तो इस पर जंग लग जाता है, लोहा, है ना। और तांबा हो गया, सर तांबा पे भी जंग लग जाता है। और जस्ता हो गया, जस्ता पे भी जंग लग जाता है। ये ऐसी धातुएं हैं जिनको लंबे समय तक खुले में नमी युक्त वायु में रखने पर क्या होता है, इन पर जंग लगना प्रारंभ हो जाता है और ये इसी धातु के क्या बना लेती है, इसी धातु के ऑक्साइड बना लेती है। ठीक है, ये बात हो गई सारी। अब हमने क्या देखा था, पहली जो बात देखी थी हमने, वो हमने क्या किया था, धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई थी। ठीक है, धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई थी। अब हम क्या करते हैं, अब करवाते हैं धातु की जल के साथ अभिक्रिया। दूसरा क्या है, धातु की जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जल से अभिक्रिया। ठीक है, तो जब धातु की जल से अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या होता है, वो ऑक्साइड बनाती है। क्या करती है, ऑक्साइड बनाती है। धातु की जब जल से अभिक्रिया करवाई जाती है तो ऑक्साइड बनाती है, या क्या बना देती है, या वो बना देती है हाइड्रोक्साइड बना देती है, हाइड्रोक्साइड बना देती है। और वो क्या करती है, हाइड्रोजन जो गैस होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। हाइड्रोजन गैस क्या करती है, रिलीज करती है। हाइड्रोजन गैस क्या करती है, मुक्त करती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। धातुओं की जब जल से अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये क्या करती है, ऑक्साइड बनाती है, धातु के हाइड्रोक्साइड बनाती है और क्या करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है, अब हम इसको कैसे, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, ये मान लीजिए ये धातु है हमारे पास कोई, और जब हमने इसकी पानी से अभिक्रिया करवाई, जल क्या होता है, पानी तो होता है ना, जब हमने इसके साथ अभिक्रिया करवाई तो ये क्या बनाया, इसने इसने बनाया धात्विक ऑक्साइड। इसने क्या बनाया, इसने बनाया धात्विक ऑक्साइड या धात्विक हाइड्रोक्साइड। क्या बनाया, या तो धात्विक ऑक्साइड बनाया या धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाया। और इसने क्या बनाया, और बनाया इसने हाइड्रोजन गैस। और इसने क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस बनाया। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक रिएक्शन के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए सोडियम, सोडियम एक धातु है, हमने सोडियम ले लिया। ठीक है, और जब इसकी हमने जल के साथ अभिक्रिया करवाई तो इसने हमें क्या बना के दिया, इसने हमें बना के दिया NaOH2 प्लस H2। ठीक है, अब इसमें होना क्या है, ऑक्सीजन के और इसके दो अणु है, यहाँ दो लेना होगा। ठीक है, हाइड्रोजन के दो अणु, ठीक है, दो हाइड्रोजन के यहाँ। ठीक है, ये क्या हुआ है, हमने सोडियम था, हमारे पास क्या था, सोडियम था, सोडियम की हमने जल से अभिक्रिया करवाई। ठीक है, तो हमें ये क्या प्राप्त हुआ, ये हमें प्राप्त हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिला हमें, ये हमें मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हमें क्या मिला, और हमें ये मिला हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हमें प्राप्त हुआ।
ये देखिए यहाँ पे Na का सिर्फ एक अणु था, यहाँ भी Na का एक ही अणु है ना। और यहाँ हाइड्रोजन के 4 अणु थे, 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 गैस निकल गई और 2 उसके साथ संगठित होके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, हमने पीछे क्या कर दिया, हाँ 2 टोटल 2 हो गए हमारे, है ना। तीसरी बात हम क्या देखते हैं, तीसरी बात हम क्या देखते हैं कि धातुओं की हम किससे, धातुओं की हम अम्ल से क्रिया करवाते हैं। पहले यहाँ धातुओं की हमने जल से अभिक्रिया करवा दी, ठीक है, पहले हमने वायु से करवाई थी, फिर हमने धातुओं की जल से अभिक्रिया करवा दी। अब हम करवाते हैं धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया, धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया। हमने क्या किया, अब हम धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है, धातुएं क्या करती है, धातुएं जब तनु अम्ल से क्रिया करती है ना, क्या होता है, धातुएं जब तनु अम्ल से क्रिया करती है, ठीक है, तनु अम्ल से क्रिया करती है, तनु अम्ल से क्रिया करती है तो क्या बनते हैं, धातुएं जब तनु अम्ल से क्रिया करती है तो क्या बनाती है, तनु अम्ल से क्रिया करके ये बनाती है लवण। ठीक है, क्या बनाती है, ये लवण बनाती है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी कि धातुएं जब तनु अम्ल से क्रिया करती है तो क्या बनाती है, लवण बनाती है और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। ये भी क्या करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है, इसको कैसे देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई धातु सॉरी, और इसकी क्रिया हमने किसके साथ करवाई, इसकी अब क्रिया करवाई हमने अम्ल के साथ, तनु अम्ल के साथ। ठीक है, तो हमें क्या मिला, हमें मिला अम्ल से क्रिया करवाने पर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, एक तो मिला हमें लवण और दूसरा हमें क्या मिला, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, यही बात है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिली और हमें लवण प्राप्त हुआ, जो धात्विक लवण, जो धातु था उसी का हमें लवण प्राप्त हुआ, तो ये क्या हुआ, धात्विक लवण। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एक और बात देखते हैं, मैं आपको इसमें एक बात नोट करवाता हूँ, आप उसको ध्यान में रखिएगा, नोट डाल लीजिए और इस बात को लिखिए। क्या होती है, कुछ धातुएं क्या होती है, तनु अम्ल से तीव्र प्रतिक्रिया करती है ना। कुछ जो धातुएं होती हैं, कुछ धातुएं तनु अम्ल से क्या करती है, तनु अम्ल से त्वरित प्रतिक्रिया करती है, मतलब जल्दी से उनके साथ प्रतिक्रिया कर लेती है, त्वरित प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल भी हम देख लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम होता है, ठीक है, और हमने अम्ल के साथ करवाना है तो हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। ठीक है, तो अब हमें क्या प्राप्त होगा, हमने जब इसके साथ सोडियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई तो हमें प्राप्त हुआ एक तो NaCl, ठीक है, और हमें क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमने तो अब हमें Na के चाहिए 2 अणु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 रिक्ति, हमें इसके चाहिए, इसके भी हमें 2 अणु चाहिए। तो हमने क्या किया, दो, जैसे यहाँ 2 सोडियम के अणु थे, यहाँ भी 2 सोडियम के अणु हो गए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के यहाँ पे 2 अणु थे, यहाँ भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 अणु हुए, लेकिन उसका जब विघटन हुआ तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस अलग रिलीज हो गई और इन दोनों ने मिलकर हमारे पास क्या बना दिया, इन दोनों ने बना दिया यहाँ पे, ये क्या बना दिया इन्होंने बना दिया सोडियम और क्लोराइड, क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड। और ये होता क्या है, ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, यहाँ लिख देता हूँ, ये होता है हमारा साधारण नमक, साधारण नमक होता है। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई। आगे देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई धातु है मैग्नीशियम, ठीक है, ठीक है, यह हमारे पास Mg हो गया और ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब हमने इसकी
अभिक्रिया करवाई, ठीक है, जब इसके साथ हमने अभिक्रिया करवाई तो हमें मिलता है MgCl2 और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक के 2 अणु होने चाहिए, ठीक है, Mg के भी 2 अणु होने चाहिए, ठीक है। Mg के तो नहीं पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 अणु होने चाहिए, Mg और 2Cl, ठीक है। अब हमने क्या देखा, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था मैग्नीशियम एक था, ठीक है। जब हमने इसकी क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई, क्या ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब हमने इसकी क्रिया किसके साथ करवाई, मैग्नीशियम था, जब हमने इसकी क्रिया किसके साथ करवाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई, तो हमें मिला मैग्नीशियम क्लोराइड। हमें क्या मिला, हमें मिला मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई, ठीक है। ये बात भी हमारी होती है कंप्लीट। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या था, एक बात तो मैंने आपको पीछे बता दी थी, मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ। कुछ धातुएं ऐसी होती है जो अम्ल के साथ मध्यम गति से क्रिया करती है, ठीक है। कुछ धातुएं क्या होती है, कुछ धातुएं अम्ल के साथ मध्यम गति से क्रिया करती है, अम्ल के साथ मध्यम गति से क्या करती है, मध्यम गति से क्रिया करती है। जो धातुएं क्या होती है, अम्ल के साथ क्या करती है, मध्यम गति से क्रिया करती है। जैसे कौन कौन सी धातुएं हो गई, जैसे देख लीजिए जस्ता हो गया और लोहा हो गया। ये धातुएं क्या है, ये धातुएं ऐसी हैं जो, ये जस्ता और लोहा है, ये धातुएं ऐसी है अम्ल के साथ मध्यम गति से क्रिया करती है, धीरे धीरे अम्ल के साथ गति करती है, ठीक है। अब जैसे रिएक्शन देख लेते हैं इनकी, जिंक हो गया जस्ता, और जब इसकी क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई गई तो हमें क्या मिला, हमें मिलता है Zn और इसके क्लोराइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है, ठीक है। अब ZnCl2 2 मिला है तो हमें यहाँ 2 करना होगा, ठीक है, सही है, ठीक है। ये पूरी हमारी संतुलित है, यहाँ जिंक का एक अणु, यहाँ जिंक का एक अणु, यहाँ क्लोराइड के दोनों, क्लोराइड के दोनों, और हमें गैस विघटित होकर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, ठीक है। अब हम इसका एक और तीसरी बात ये देखते हैं, तीसरी बात क्या होती है, तीसरी बात हम ये देखते हैं कि कुछ धातुएं क्या होती है, इसने क्या किया, इसके साथ मध्यम गति से क्रिया की। कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं, कुछ धातुएं क्या होती हैं, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो मंद गति से क्रिया करती है। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो अम्ल के साथ मंद गति से क्रिया करती है। हम अम्लों के साथ ही देख रहे हैं तो क्या होता है, मंद गति से क्रिया करती है। कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो मंद गति से क्रिया करती हैं। और ये कौन कौन सी धातुएं होती है, एक तो होती है टिन और एक होती है लेड, सीसा। एक होती है लेड। ये धातुएं ऐसी है जो अम्ल के साथ क्या है, मंद गति से क्रिया करती है। 3 पॉइंट हमारे हो गए। चलिए एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। कुछ धातुएं ऐसी भी होती है, कुछ धातुएं ऐसी भी होती है जो तनु अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती, तनु अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती है। तो धातुएं ऐसी भी होती है जो तनु अम्ल के साथ क्रिया क्या करती है, नहीं करती, बिल्कुल भी उनके साथ क्रिया नहीं करती है। जैसे कौन कौन सी वो धातु हो गई, जैसे हमारे पास हो गया सोना हो गया और चांदी हो गया और तांबा हो गया। ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जो तनु अम्ल के साथ में क्रिया नहीं करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। ये मैंने आपको बताया, ये तो आपका हो ही गया। अब हम आपको आगे बताते हैं। अब क्या करते हैं, हमने धातु की जल के साथ अभिक्रिया करवा ली, ऑक्सीजन से करवा ली, अम्ल के साथ करवा ली, और अब हम जो चौथा करवाने जा रहे हैं वो क्या करते हैं, हम
धातुओं की किससे अभिक्रिया करवाते हैं इस बार? अब हम करवाते हैं धातुओं की क्षार से अभिक्रिया करवाते हैं। धातुओं की क्षार से अभिक्रिया करवाते हैं। क्षार जानते हैं ना, बेस, क्षार से अभिक्रिया, ठीक है, बेस के साथ अभिक्रिया धातु, ठीक है। अधिकांश धातुएं क्या होती है जब क्षार के साथ अभिक्रिया करती है? अधिकांश की बात कर रहे हैं। अधिकांश धातुएं क्या करती है? अधिकांश धातुएं क्षार के साथ क्या नहीं करती? क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, नहीं करती है। क्या है? अधिकांश जो धातुएं होती है वो क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करती। और क्या है? और कुछ धातुएं हैं जो क्षार के साथ अभिक्रिया करती है। उनमें जैसे हमारे पास हो गया लेड, हो गया सीसा, ठीक है। और हमारे पास इसमें क्या हो गया? एल्यूमिनियम हो गया, और हमारे पास जस्ता हो गया। जब ये क्षार से अभिक्रिया करती है तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अधिकांश धातुएं तो क्या होती है, ये क्षार से अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती है जो क्षार से अभिक्रिया करती है, जैसे लेड, सीसा हो गया, और एल्यूमिनियम हो गया, जस्ता हो गया। ये ऐसी धातुएं होती है जो क्षार के साथ जब अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। बाकी ये जो अधिकांश धातुएं होती है वो क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। हम इसको देखते हैं एक केमिकल रिएक्शन के साथ, ठीक है। जैसे जस्ता होता है हमारे पास जिंक, ठीक है, और हमने इसकी क्रिया किसके साथ करवाई? NaOH, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास? ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके साथ जब हमने इसकी क्रिया करवाई तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है Na2, जिंक के साथ करवा रहे हैं ना, तो हमें मिलेगा ZnO2, ठीक है, और हमें मिलती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ऑक्सीजन की 2, ZnOH, यहाँ 2 होंगे, ठीक है। Na के 2 है, Na के 2 हो ही गए, जिंक के भी 2, जिंक और NaOH इसके 2 अणु हो गए, और हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन रिलीज हो गई। Na के 2 अणु है, ठीक है, Na के 2 अणु है, यहाँ पे O2 और H2, इसके ये O के 2 अणु हो गए, H के जो 2 अणु हो गए, जब इनका विघटन हुआ तो हमें मिली हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये क्या बना? ये हमारे पास बना सोडियम जिंकेट। क्या बना ये हमारे पास? ये हमारे पास बनता है सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने ये सब कुछ तो धातुओं के बारे में देखा, ठीक है, ये सब कुछ धातुओं के बारे में देखा। अब हम क्या करते हैं? अब हम करवाएंगे अधातुओं की, अब हम देखेंगे अधातुओं की रासायनिक गुण, ठीक है। अब हम देखेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण। ये अभी तक जो हमने बातें की थी वो बातें की थी हमने धातुओं के बारे में। अब हम देखेंगे अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ये क्या होता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब अधातु के रासायनिक गुण क्या होते हैं? हमने जैसे उनके साथ किया था वैसा ही इनके साथ करेंगे। हम जो अधातु हैं इनकी क्रिया किसके साथ करवाने जा रहे हैं? इनकी क्रिया हम पहले करवाएंगे अधातुओं की क्रिया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, है ना। किसके साथ करवाएंगे? ऑक्सीजन के साथ इनकी क्रिया करवाएंगे। धातु किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएंगे। जब हमने धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई थी तो हमें जो ऑक्साइड मिले थे वो कैसे थे? वो सारे क्षारीय ऑक्साइड थे। लेकिन जब अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई जाएगी तो हमें कैसा मिलेगा? हमें मिलेगा अम्लीय ऑक्साइड प्राप्त होंगे, ठीक है। कैसे ऑक्साइड प्राप्त होंगे? हमें अम्लीय ऑक्साइड प्राप्त होंगे, ठीक है। जैसे अब मैं आपको छोटा छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए ये हमारे पास है एक कार्बन का एक अणु है, ठीक है। जब इसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें ये क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही मान लीजिए जब एक सल्फर का अणु है, जब इसकी ऑक्सीजन से क्रिया करवाई तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब इसमें ये गैस है, ये भी गैस है,
और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड मिली ये भी हमें गैस मिली। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस थी, ये भी गैस थी, और ये कार्बन जो था ये सॉलिड था। ठीक है, आपको एक बात इधर से ये देखनी है जो मैंने आपको बताई कि धातु अधातुओं की जो ऑक्साइड होते हैं, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अधातुओं के ऑक्साइड ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। मैंने आपको बताया ना ऊपर, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, और जब इनको जल में घोला जाता है, जब इनको जल में घोला जाता है, जब इनको जल में घोला जाता है तो क्या मिलता है? जब इनको जब जब इनको जल में घोला जाता है तो क्या मिलता है हमें? तो हमें अम्ल ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, इस बात को हम देखते हैं। ये हमारे पास पीछे क्या बना था? पीछे हमारे पास मान लीजिए ये कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस बनी थी। ठीक है, अब इसकी क्रिया हम किससे करवाते हैं? इसकी क्रिया हम करवाते हैं जल के साथ। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा हमें? अब हमें प्राप्त होगा H2CO3, H2CO3। ठीक है, ये हमारे पास क्या था? ये थी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास था जल। H2CO3 हमें ये क्या मिला है? ये हमें मिला है एक कार्बोनिक अम्ल। क्या मिला है? कार्बोनिक अम्ल। पीछे हमने क्या देखा था कि जब अधातु की क्रिया जल के साथ करवाई जाती है तो हमें क्या मिलता है? अम्ल। नहीं, जब ये इनको जल में घोला जाता है, मिक्स किया जाता है, तो हमें अम्ल ही प्राप्त होता है, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनते हैं। जैसे दूसरा हमारा कौन सा उदाहरण था? दूसरा हमारा था सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारी गैस थी सल्फर डाइऑक्साइड, जो हमने S और O2 का मिश्रण करके बनाई थी। ये हमारे पास कौन सी गैस मिली थी? ये हमें मिली थी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, जब इसमें हमने जल को मिक्स किया तो हमें क्या मिला? हमें मिला H2SO3। क्या मिला? ये सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या प्राप्त हुआ हमें? यह हमें प्राप्त हुआ सर सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो आपने क्या जाना कि जो अधातुएं होती है इनके जो ऑक्साइड होते हैं, जब इनको इनके ऑक्साइड क्या होते हैं? इनके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जब इनको जल में घोला जाता है तो हमें उनसे अम्ल ही प्राप्त होते हैं। ये देखिए, ये हमें कार्बोनिक अम्ल मिला, यहाँ पे नीचे हमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिला। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक बात आप नोट कीजिए यहाँ पे, और वो नोट करने वाली बात क्या है? क्या बात नोट करनी है आपको? जिंक जो ऑक्साइड होता है, क्या होता है? जिंक ऑक्साइड। जिंक जो ऑक्साइड होता है ये क्या होता है? ये एक उभयधर्मी अभिकारक है। क्या ये एक जिंक जो ऑक्साइड होता है एक उभयधर्मी, एक हमारे पास उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, और ये उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? ये होता है जो अम्लीय और क्षारीय है। अम्लीय और क्षारीय दोनों ही प्रकृति प्रदर्शित करता है। दोनों ही प्रकृति प्रदर्शित करता है। ये कौन सा होता है? ये हमारे पास होता है जिंक ऑक्साइड, है ना। जिंक ऑक्साइड ऐसा उभयधर्मी ऑक्साइड है जो क्या करता है? अम्ल और क्षार दोनों तरीके की केमिकल रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, अब अगर जैसे आप इसका केमिकल रिएक्शन देखना चाहें, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। जैसे ये जिंक ऑक्साइड हो गया, ये हमारे पास जिंक ऑक्साइड हो गया। जब इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिक्स किया जाता है तो हमें क्या मिलेगा? इसके साथ हमें मिलेगा जिंक और क्लोराइड। क्या मिलेगा हमें? जिंक क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड। ये क्या होता है? ये हमने अभी क्षारीय मानकर इसके साथ अभिक्रिया करवाई। अब इसी को हम अम्लीय में लेकर क्रिया करवाएंगे। जब इसकी क्रिया अम्लीय में करवाएंगे, काम करते हैं इसका NaOH की क्रिया इसके साथ करवाते हैं। ठीक है, जब इसके साथ हमें इसकी क्रिया करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा Na2ZN
O2 और जल। ठीक है, संतुलित है। यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे Na के 2 अणु हो गए, OH, ठीक है, 2 हो गया और Zn। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जो जिंक ऑक्साइड था इसकी क्रिया सोडियम ऑक्साइड के साथ करवाई। ठीक है, इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? इससे हमें जो प्राप्त हुआ इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सोडियम और जिंकेट। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। और हमें क्या मिला? और हमें मिला पानी। मिला पानी। ठीक है, ये हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो क्या होता है, जो जिंक ऑक्साइड एक ऐसा उभयधर्मी ऑक्साइड है जो अम्लीय और क्षारीय दोनों तरीके की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। जैसे ये जिंक ऑक्साइड था, इसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई हमने तो जिंक क्लोराइड मिला, और जब इसके ये क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई तो हमें सोडियम जिंकेट और पानी मिला। तो हमें क्या मिला? हमें क्या मिला? सोडियम जिंकेट और साथ में क्या मिला? पानी। वैसे ही जब हमने जिंक ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई, यहाँ पे 2 होना चाहिए, जब इसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करवाई तो हमें क्या मिला? जिंक क्लोराइड मिला और हमें यहाँ से भी पानी मिलेगा। ठीक है, ये ऐसा होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम अधातुओं की क्रिया किसके साथ करवाएंगे? अधातुओं की क्रिया अब हम करवाएंगे दूसरा। अधातुओं की क्रिया किसके साथ? अधातुओं की क्रिया अम्ल के साथ करवाते हैं। क्रिया अम्ल के साथ करवाते हैं, अम्ल के साथ। ठीक है, अब हम अधातु की क्रिया किसके साथ करवाएंगे? अम्ल के साथ। जो अंदर सल्फ्यूरिक जो अधातुएं होती है, आपको यहाँ ध्यान रखनी है ये बात, ये जो अधातुएं होती है वो किसके साथ क्रिया करती है? वो क्रिया करती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। इनके साथ ये अधातुएं क्रिया करती है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। इसमें कोई इतनी कोई खास बात नहीं है। ठीक है, अब हम इसकी क्या करते हैं, जो अधातुएं होती है इसकी क्रिया किसके साथ करवाएंगे? अब हम अधातुओं की क्रिया करवाएंगे। अधातुओं की क्रिया किसके साथ? क्लोरीन के साथ। क्रिया किसके साथ? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन जो गैस होती है, क्लोरीन के साथ अधातुओं की क्रिया करवाएंगे अब हम क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ, है ना? तो ये जो अधातुएं होती है और जब ये क्लोरीन से क्रिया करती है, अधातुएं जब क्लोरीन से क्रिया करती है तो क्या बनाती है? क्लोरीन से क्रिया कर ये बनाती है क्लोराइड। क्या बनाती है? क्लोराइड बनाती है। अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाती है? क्लोराइड बनाते हैं। एक छोटी सी रिएक्शन देखिए। ठीक है, देखिए जैसे ये एक सल्फर अणु है, यहाँ पे ये क्लोराइड है। जब इसको गर्म किया जाएगा तो ये हमें क्या देगा? ये देगा हमें H2Cl2। ठीक है, Cl2, ठीक है, H2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सल्फर के 2 अणु, सल्फर के 2 अणु, क्लोराइड के 2 अणु, क्लोराइड के 2 अणु। तो इसने क्या बनाया यहाँ पे? इसने बनाया सल्फर। क्या बनाया इसने? सल्फर मोनो क्लोराइड। क्या बनाया इसने? सल्फर मोनो क्लोराइड। और हमने क्या देखा कि जो अधातुएं होती है जब ये क्लोरीन से क्रिया करती है तो क्या बनाती है? क्लोराइड। और ये देखिए इसने क्या बनाया है? इसने बनाया है सल्फर मोनोक्लोराइड। ठीक है, देख रहे हैं आप? तो अधातुएं जब क्लोरीन के साथ क्रिया करती है तो वो क्लोराइड भी बनाती है। अब क्या करते हैं? अब हम अधातुओं की जो क्रिया होती है वो करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ। अधातुओं की क्रिया हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन से कराने पर, हाइड्रोजन से कराना है क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन जो अधातुओं की क्रिया होती है जब हाइड्रोजन से कराते हैं तो ये क्या करती है? क्या बनाती है? ये सहसंयोजक
क्या बनाती है? ये बनाती है सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती है। जब अधातु की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो क्या बनाती है? सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती है। ठीक है, इसके लिए एक रिएक्शन देख लेते हैं हम। इसकी इसके लिए देखेंगे अधातु की जब हाइड्रोजन से करवाई जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस हो गई है ना। इसकी क्रिया हम किसके साथ करवाते हैं? सल्फर के साथ करवाते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास हाइड्रोजन क्या है? गैस। सल्फर भी क्या हो गई? हमारे पास गैस हो गई। जब जब इसको 440 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाएगा, कितने डिग्री पर? 440 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब हमें क्या मिलेगा? तब हमें मिलेगा H2S। और ये क्या होता है? ये होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड। सही है, ये हमें मिलेगा हाइड्रोजन सल्फाइड। जब हाइड्रोजन की क्रिया सल्फर के साथ करवाई जाएगी और इसको 440 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाएगा, तब हमें मिलेगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ठीक है, इतना भी हमारा हो गया। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया? मैंने आपको बताया कि धातुओं के जो रासायनिक गुण है, जब धातुओं की क्रिया जल के साथ करवाई जाती है तो क्या मिलता है, जब अम्ल के साथ करवाई जाए तो क्या मिलेगा। वैसे ही मैंने आपको धातुओं के बारे में सारा सब कुछ बताया, उनके बारे में। ठीक है, अब मैं आपको क्या है, कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनके लिए मैं आपको एक आध बातें बता देता हूँ। जैसे आपने नाम सुना होगा यशत लेपर, सुना होगा आपने, और एग्जाम में बहुत बार इसका क्वेश्चन भी आता है। यशत लेपर क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन यशत लेपन क्या होता है कि जो धातुएं में, जैसे लोहा और इस्पात हो गया, लोहे व लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए, इससे लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? उसी क्रिया को यशत लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। है ना, ये हो गया एक हमारा। एक दूसरा क्या होता है? एक दूसरा होता है एनोडीकरण। अब एनोडीकरण क्या होता है? एनोडीकरण क्या होता है? जो एल्यूमिनियम धातु होती है, एल्यूमिनियम जो धातु होती है, एल्यूमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एनोडीकरण। ठीक है, अब मैंने आपको ये दोनों बातें बताई। एक तो हो गया हमारा यशत लेपन, जो लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए जस्ते व जिंक, यहाँ पे जिंक भी लिख लेना, जस्ते व जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जस्ते व जिंक की परत चढ़ाई जाती है। वो क्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारे पास यशत लेपन या गैल्वेनाइजेशन। और एनोडीकरण क्या होता है? एल्यूमिनियम धातु पर जो मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, वो क्रिया क्या कहलाती है? वो हमारी कहलाती है एनोडीकरण। ठीक है, तो हमारा आज का क्या हुआ? आज का हमारा क्या हुआ? हमने क्या देखा? हमने देखा धातुओं के जब रासायनिक गुणधर्म देख रहे थे, उनमें हमने धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया करवाई, धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया और धातुओं की क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई। तो जब हमने करवाई तो हमें क्या प्राप्त हुआ? धातु की जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई, ठीक है, तो हमें उसके धात्विक ऑक्साइड प्राप्त हुए, और वो किस प्रकृति के थे? वो थे हमारे क्षारीय प्रकृति के। ठीक है, आगे हमने क्या किया? आगे हमने कुछ धातुएं ऐसी थी जो अधिक अभिक्रियाशील थी, ठीक है, और जब उनकी क्रिया ऑक्सीजन से करवाई तो हमारे पास सोडियम, ये उसी के ऑक्साइड प्राप्त हुए। ठीक है, ये बातें तो मैंने आपको बताई दी थी।
ये इनकी एक केमिकल रिएक्शन हो गई, है ना। और जब तो धातु ऐसी थी जब उनको गर्म नहीं किया गया तब तक वह ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती। ये तो आपको ध्यान में रखना है। कुछ धातु ऐसी थी जब तक उनको गर्म नहीं किया गया था तब तक वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती है। जैसे कौन कौन सी धातु हो गई, तांबा हो गया, है ना। और कौन सी ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया ही नहीं करती, वो कौन सी हो गई, सोना और चांदी हो गया। ये हमारा हो गया था। और कुछ धातुएं लंबे समय तक खुले में रखने पर उन पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। और कौन कौन सी है, लोहा हो गया, तांबा हो गया और जस्ता हो गया, ठीक है। इसके अलावा धातुओं की जब जल से अभिक्रिया करवाई जाए तो ऑक्साइड बनाई। जल से क्रिया करवाने पर हमारे पास क्या बना, ऑक्साइड बना, हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। यह हमने केमिकल रिएक्शन के साथ सारा सब कुछ देखा, ठीक है। उसके बाद हमने धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई, है ना। धातु की जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें एक तो लवण प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। यहाँ हमने ये सारी बातें देखी, ठीक है। और हमने ये केमिकल रिएक्शन उसी के लिए थी। और कुछ धातुएं अम्ल के साथ मध्यम गति से क्रिया करती है, जैसे जस्ता और लोहा हो गया, है ना। और कुछ धातुएं ऐसी होती है जो मंद गति से क्रिया करती है, वो कौन कौन सी हो गई थी हमारे पास, टिन और लेड, ये हो गया था, ठीक है। और कुछ धातुएं तनु अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती है, जैसे सोना, चांदी और तांबा हो गया, ये तनु अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती है। इसके साथ हमने क्या देखा, धातुओं की जब क्षार से अभिक्रिया करवाई गई दवाई से तो हमें क्या प्राप्त हुआ, अधिकांश जो धातुएं थी वो क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी थी जैसे लेड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जस्ता हो गया, जब इनकी क्षार से अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें क्या प्राप्त हुआ था, हमें प्राप्त हुआ था लवण और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये इसकी केमिकल रिएक्शन हमने देखी थी। उसके बाद हमने ये सारी बातें तो हमने धातुओं के लिए की थी, लेकिन फिर हमने बाद में क्या किया, अधातुओं के जो रासायनिक गुणधर्म थे उनके बारे में बात की, है ना। तो जो अधातुओं की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई तो हमें क्या मिला, इनके अम्लीय ऑक्साइड प्राप्त हुए, ठीक है। और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जब इनको जल में घोला जाता है तो ये क्या देते हैं, ये अम्ल ही बनाते हैं। इनकी हमने रिएक्शन देखी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये आपको ध्यान रखना है। जिंक ऑक्साइड क्या है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड, ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति प्रदर्शित करता है। यहाँ हमने इन दोनों को देखा, ठीक है। आगे क्या था, आगे हो ना, अब जब अधातुओं की क्रिया हाइड्रोजन से कराने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती है। ये हमने रिएक्शन देखी और यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड बनके तैयार हुआ, है ना। फिर मैंने आपको क्या बताया, फिर मैंने आपको बताया यशत लेपन गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और एनोडीकरण क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया। तो इस क्लास में हमने क्या किया, पिछली क्लास में जो हमने किया था वो धातुओं के भौतिक गुण के बारे में चर्चा की थी, है ना। और इस क्लास में हमने क्या किया, इस क्लास में हमने धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में चर्चा की। और हमारी क्लास यहाँ आज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, है ना। और एक प्यारा सा कमेंट आप छोड़ दीजिए। और हमें आप किसी बात के लिए सजेस्ट करना चाहते हैं या हमारे कंटेंट के लिए आपके लिए कोई बात है तो आप हमें वो कमेंट में बता सकते हैं। बाकी हमारा जो अगली क्लास होगी उस क्लास में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टॉपिक था धातु एवं अधातु, इसके सभी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो हम अगली वाली क्लास में सोल्व करेंगे। बाकी तब तक के लिए आप वीडियो को अच्छे से देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं आपसे हमारी नई क्लास में। तो आज के लिए हम आपसे यही विदा लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।